नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी क्या गिवन है, एग्जाम्पल 2.2 नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। कॉपर है सॉलिड में प्लस ट्वाइस Ag प्लस ऑब्वियसली ये एक्वियस मीडियम में होगा तभी तो हो पाएगा। दैट विल गिव Cu प्लस 2 एक्वियस मीडियम में जो सॉल्यूशन होगा वो प्लस 2 Ag सॉलिड। ओके, चलो बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। Cu का ऑक्सीडेशन और Ag का रिडक्शन, क्योंकि Cu इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Ag इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। N की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन पे से ही तुम बता दो। N की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन Cu का हो रहा है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस 2 है ना, Cu प्लस 2 बन रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे आने वाले हैं, तो N इज इक्वल टू 2 लेंगे हम। E0 सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो E0 cell is equals to 0.46 volt. This much is given to us. अच्छा, then calculate the equilibrium constant Kc. हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, Kc की। That's it, इतना ही है। कैलकुलेट यस इतना ही है। तो अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या E cell, फिर से लिखो, we know that, okay, we know that E cell is equals to E0 cell माइनस 0. वही फॉर्मूला सेम 0.592 इंटू एन लॉग ऑफ एनोड पे जो हो रहा है वो, दैट इज एनोड पे हमें क्या मिला है, Cu प्लस 2 मिला है, और कैथोड पे क्या मिला है, कैथोड पे मिला है Ag प्लस, लेकिन उसका क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो स्क्वायर। डन, जो हमें पता है वही लिखना है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, Kc। तो Kc तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वही है Kc। ओके, तो हम हमारे फॉर्मूला को इक्विलिब्रियम टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां तो तुमने सिंस वी नो दैट करके ये लिखा, फिर हम लिखेंगे इफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड देन दिस इक्वेशन बिकम्स, कॉमा करके फिर नया इक्वेशन। सेंटेंस लिखना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, वो सेंटेंस लिखो। अब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, तो हमने देखा है इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती थी, अगर इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती थी, सोचो सोचो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही जब हम लाए थे। E0 सेल तो क्या है, वो हाइड्रोजन के साथ फाइंड किया वो है। अब हमने क्या बोला कि अगर E0 सेल मतलब क्या, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमने 1 मोलर और स्टैंडर्ड सारी कंडीशन ले ली तब जो मिलेगा वो E0 सेल है। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला E0 सेल है, और कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तब जो सेल मिलेगा वो E सेल मिलेगा। तो हमने देखा कि ये वाला जो कैथोड पे हमने लिया हुआ है वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। वही देखा था हमने कि यहाँ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा लेंगे उतनी लॉन्ग प्रोसेस भी चलेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये ज्यादा लिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम लिया, मतलब ऐसा समझो यहाँ पे क्या है, AgCl2 है, तो AgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन, AgCl है, Cl2 नहीं, AgCl है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा लिया है स्टार्टिंग से, और CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, कम लिया है, क्योंकि व्हाइल टाइम पास, ओके, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है और AgCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये तो है, तो मतलब अब जो हमें स्टार्ट हो रहा है जब रिएक्शन, तो जो ई सेल मिलेगा वो जो स्टैंडर्ड ई सेल था, मतलब यहाँ पर तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है AgCl का 1.1 मोलर और CuSO4 का लिया है 0.9 मोलर, तो अब वो स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे ना। तो जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो सपोज हमारा E0 सेल 0.46 है, लेकिन अभी जब स्टार्ट किया तुमने तब तुम्हें ई सेल कितना मिलेगा, 0.46 प्लस समथिंग मिलेगा, राइट हमने देखा था 0.46 प्लस समथिंग मिलेगा, और जैसे ही तुम यहाँ रीच हो गए तो वो प्लस समथिंग वाला क्या हो जाएगा, 0। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ई सेल विल बिकम 0। याद आया थियरी, पक्का।
तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो हमारे फॉर्मूला में ई सेल क्या हो जाएगा, 0। ओके, इसीलिए मैंने सेंटेंस लिखने को बोला कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड देन दिस इक्वेशन बिकम्स, और फिर हम नीचे इक्वेशन लिखेंगे। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, 0 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.592 डिवाइडेड बाई 2 ही होगा, और यहाँ पर लॉग, और यही है पूरा केसी, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या है हमारा के सी। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड लेके आ गए, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 592 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 296, तो वो हो जाएगा 0.296 लॉग ऑफ केसी। E0 सेल की वैल्यू गिवन है तुम्हें 0.46, ये नीचे आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.296 इज इक्वल्स टू लॉग केसी। डन, समझ में आ रहा है ना। 0.46 सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड बाय 0.296, 0.46 अपॉन 0.296, तो वो आया 1.554। तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है log Kc इज इक्वल्स टू 1.554। तो अब मैं दोनों साइड एंटी लॉग ले लूंगा, तो एंटी लॉग और लॉग यहाँ पर कैंसल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा Kc, और यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है क्या, एंटी लॉग ऑफ 1.554। ये तुम्हारा जो आंसर आएगा that will be your Kc, and that answer will come 3.92 into 10 raised to 15. Understood? समझ में आया? ओके, अरे ये हमने 0.059 था ना, तो 592 ले लिया है हमने, हाँ यस, 0.0592 आया हमारा, तो ये क्या है 0.0296, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट हमारा ज्यादा आ गया ना, तो 15 पॉइंट मिलेगा। अंडरस्टूड? ये क्या मिलेगा हमें 15.54। डन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है 0.059, हमारे फॉर्मूला में बुक में जो था वो हमने थियरी में देखा था, वो फॉर्मूला कैसा था 0.059। कहाँ गया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो ये हमारा फॉर्मूला। अब हमने आर की वैल्यू रखी, हमने टी की वैल्यू रखी, तो आर और टी की वैल्यू रखी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो टी इज इक्वल्स टू 298, आर की वैल्यू भी रख दी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 0.059, एक जीरो हम भूल गए। ओके, तो वो गलती ना हो, देखो मुझे याद था फिर भी भूल गए, तो गलती ना हो, 0.592 नहीं है, 0.0592। डन, ये 0.0592 कैसे आया, देखो करके बताता हूँ, 2.303, ये क्या आया, ये 2.303 कहां से आ गया, लॉग, ln था उसका लॉग किया था, इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, इनटू अगर जूल में रखे हम, जूल में, तो जूल में हो जाएगा 8314, तो 8314 इनटू टी 298। ओके, तो ये पूरा आ गया, डिवाइडेड बाय 40 कितना था, 46,500, सॉरी 96,500, सो 96487 एफ की वैल्यू। ओके, सो 96487 एफ की वैल्यू, हमारा फेराडेज कांस्टेंट 96,500 अप्रोक्सीमेटली थी ना, और एग्जैक्ट क्या थी 96487 कूलम पर मोल। डन, ओके, तो 96487 वो वैल्यू रखोगे, तो हमारा आंसर क्या आया, देखो 59.13। ये कब, जब हम जूल में लेंगे तब। ओके, और किलो जूल में लेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम 10⁻³ से डिवाइड कर दे तो आ गया 0.059135928। तो अप्रोक्सीमेट करना हो तो 0.0591 लिखो या 0.0592, दैट्स इट, उतना लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ ली है, मतलब 11th में पढ़ी थी, तो 0.0591 लिखोगे तो भी चलेगा और 2 लिखोगे तो भी चलेगा। डन, ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा केसी। देखो इसमें कुछ भी अगेन जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल था वैसा ही है, जो हमारा फॉर्मूला था वही फॉर्मूला फिर से हमने लिखा। इक्वेशन पता है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला देखो, ये हमारा पहला वाला न्यूमेरिकल तो लिखा है, हमें यहाँ पर भी हमने ये गलती लिखा है, हाँ, तो 0.0592
0.0592। ओके, समझ में आया? हमारा वैल्यू क्या है? 0.0592, नॉट 0.592। ओके, 0.0592। सो वैसे ही हमें आंसर लिखना है। नाउ 0.0592 डिवाइडेड बाई n, लॉग ऑफ प्रोडक्ट और से एनोड पे जो होगा वो और कैथोड पे जो होगा वो या फिर रिएक्टेंट। ओके, अब यही मेरा केसी है और इक्विलिब्रियम पे मेरा ई सेल क्या हो जाता है? 0। ई सेल 0 हो जाता है मतलब क्या? वो जो एडिशनल मिलता था वो 0 हो जाता है। तो ई सेल 0 लिख दिया, तो यहाँ पे 0। अब ई जीरो सेल इज इक्वल टू दिस, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू, ये पूरा जो माइनस था वो प्लस हो गया और 0.0296 इंटू लॉग ऑफ केसी। ई जीरो सेल की वैल्यू पुट करो लॉग ऑफ केसी और उसको इससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू मिलेगा 15.54। क्या मिलेगा? 15.54। उसका एंटी लॉग लोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3.92 इंटू 10⁻15। समझ में आया? पक्का? श्योर? एक ही फॉर्मूला है, उसी से लास्ट न्यूमेरिकल भी किया, उसी से ये न्यूमेरिकल भी किया, बट तुम्हें लॉग एंटी लॉग देखना आना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल टेक लॉग एंटी लॉग लेक्चर, मे बी टुमारो ऑल्सो वी कैन टेक। ओके, बट हमारा वो कोलरॉस आधा है तो वो कंप्लीट करके हम ऐसा हो तो लॉग एंटी लॉग समझ लेंगे। अच्छा, वो कल वाला। ओके, जो वेरिएशन आ रहा था कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में, उसके लिए हमें देखना है ना वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, डन। ओके, तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। समझ में आया? ओके, सो सिंपली हमारा फॉर्मूला तो क्या है? देखो, हमारा फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 आरटी, और ये भी ना लिखो तो क्या है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस आरटी डिवाइडेड बाय एनएफ ln ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, वैसा है। लेकिन फिर हमने बोला कि ln में से log लाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये log बेस 10 है और ln बेस e था, तो हमें तो log 10 बेस लाना है, तो वो मल्टीप्लाई किया। फिर f की वैल्यू पुट की 96,500 और एग्जैक्ट बोले तो 96487 कूलम पर मोल। r की वैल्यू किलो जूल में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.314, और ये केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में हो जाएगा 298 केल्विन। डन। तो वो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, n को छोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0592। तो यही फॉर्मूला हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज किया, यही फॉर्मूला हमने ये न्यूमेरिकल में भी यूज किया। बुक में शायद डायरेक्टली ही लिख दिया होगा, सो तुम सोचोगे हाँ यस डायरेक्टली लिख लिया है। तुम सोचोगे ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0592 लॉग केसी, ये कहाँ से लेके आए फॉर्मूला? तो तुम डायरेक्ट, अगर तुमने थियरी नहीं पढ़ी और डायरेक्टली कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिटेल में थियरी नहीं पढ़ी, भूल गया कैसे क्या कौन सा स्टेप आता है नहीं पता, तो फिर ऐसे ये फॉर्मूला ये तो बुक में है ही नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा कि ये फॉर्मूला तो बुक में है नहीं, बुक में तो ये फॉर्मूला है। हाँ, बुक में ये फॉर्मूला है, फिर ई सेल को 0 लोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा वापस। ये देखो यही फॉर्मूला आ गया है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, तो जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं कि कई कई स्टेप्स वो लोग डायरेक्टली असम्पशन करके कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे केमिस्ट्री में भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि कई स्टेप जो उन्होंने लिखे हैं वैसे तो एक्सप्लेन्ड होता ही है, बट कई बार अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? डन। तो ये हमारा था सेकेंड न्यूमेरिकल।